तो जैसे इस तरह से जो है हमारा फास्टिंग में जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो डिटरमाइन होता है प्राइमरीली हमारे हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट से। अब जब हमने खाना खा लिया मील के बाद अब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा और ग्लूकागोन का लेवल जो है वो फॉल हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू लार्ज ग्लूकोज लोड। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस है जो ट्रिगर करता है इंसुलिन के रिलीज़ को हमारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से, वो ग्लूकोज इटसेल्फ ही होती है। यानी जब हमने खाना खाया ग्लूकोज गया, वही जो है वो बीटा सेल्स को कहेगा कि अब इंसुलिन सिक्रीट करें। ठीक है, वही स्टिमुलस होता है। ओरल इंटेक हमने फूड का लिया तो उसने मल्टीपल हार्मोन्स को सिक्रीट कर देगा फूड। नोटेबली हमारे इंक्रेटिन्स आपने याद रखने, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स से इंक्रेटिन्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये हार्मोन जाके इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे हमारे बीटा सेल्स से और ग्लूकागोन के सिक्रीशन को कम कर देंगे और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को भी डिले करते हैं, जो कि सेटाइटी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये इंक्रेटिन का इफेक्ट है। अब इंक्रेटिन इफेक्ट सिग्निफिकेंटली ब्लंट हो जाता है उन पेशेंट्स में जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है, ये इंक्रेटिन का इफेक्ट ही नहीं रहेगा और रीस्टोरिंग इंक्रेटिन फंक्शन कैन लीड टू द इम्प्रूव्ड ग्लाइसीमिक कंट्रोल। अगर हम इंक्रेटिन दे दें उनको, रिस्टोर करें फंक्शन, तो उनका ग्लाइसीमिक कंट्रोल सही इम्प्रूव हो सकता है। और अगर हम उनका लॉस वेट करवाएं, यानी इंक्रेटिन के फंक्शन को रिस्टोर करके उनका लॉस ऑफ वेट भी हो सकता है थ्रू द रिस्टोरेशन ऑफ सेटाइटी। यानी सेटाइटी हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा खाएंगे भी नहीं अगर हम उनको इंक्रेटिन्स देते हैं। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन ने रिजल्ट किया है कि डेवलपमेंट न्यू क्लासेस ऑफ ड्रग्स की टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए मिमिक करती है इंक्रेटिन्स को, या फिर वो एंडोजिनस इंक्रेटिन्स को बढ़ाएंगी। ताकि कैसे एंडोजिनस को बढ़ाएंगी कि मतलब उनकी डिग्रेडेशन को डिले कर देंगी। अब ऐसी ड्रग्स आ गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पेरिफेरल टिश्यूज़ में जैसे हमारा स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू, वहाँ पे जो सिक्रेटेड इंसुलिन है वो जाके इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और नंबर ऑफ इंट्रासेल्युलर रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करेगी, जो प्रमोट करेंगे कि ग्लूकोज का अपटेक हो और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो, देयर बाय मेंटेनिंग द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। अब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो कि वेरियस पॉइंट्स पे आती हैं अलोंग दिस कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग कास्केड, सिंथेसिस से लेके उसके रिलीज तक ऑफ द इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स टू इंसुलिन के रिसेप्टर इंटरेक्शन तक, पेरिफेरल टिश्यूज़ में कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी आएगी तो डायबिटिक फिनोटाइप हमें मिलता है। ठीक हो गया, यह आसान सी इसकी पूरी नॉर्मल इंसुलिन फिजियोलॉजी एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म था। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज़। तो अब टाइप 1 डायबिटीज़ याद रखिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें हमारे आइलेट जो हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी प्राइमरीली किसी इम्यून इफेक्टर सेल्स की वजह से, जो कि रिएक्ट कर रहा है एंडोजीनस बीटा सेल के एंटीजेंस के साथ। ठीक है, कोई ऐसा इम्यून सेल है, इम्यून इफेक्टर सेल, जो अपने ही बीटा सेल के एंटीजेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कॉमन फॉर्म है डायबिटीज़ की चाइल्डहुड में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, चाइल्डहुड में ज़्यादा कॉमन है, इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट टाइप 1 वाले जो हैं एक्सोजीनस इंसुलिन पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इंसुलिन के बगैर इनको सीरियस मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, लाइक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, वो कोमा में भी जा सकते हैं। तो आल्दो क्लिनिकल ऑनसेट जो है टाइप 1 डायबिटीज़ का अचानक से ही हो जाता है, ये क्रोनिक ऑटो इम्यून अटैक करवा देती है हमारे बीटा सेल्स के ऊपर, जो कि ज़्यादातर ईयर्स बिफोर द डिजीज़ बिकम एविडेंट, उससे पहले ये अटैक हो जाता है। ठीक है, जब तक कि ये क्लिनिकली एविडेंट हो। तो इस फिगर में दिखाया गया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। स्टेजेस जो है वो लेफ़्ट टू राइट शो किए गए हैं और हाइपोथेटिकल जो बीटा सेल का मास है उसको प्लॉट किया गया है अगेंस्ट द एज। यानी एक तो इसमें एज है 5 से 10 सालों के दरमियान जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, बीटा सेल मास अभी ज़्यादा है। ठीक है, इस बच्चे को होगा टाइप 1 डायबिटीज़, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। फिर जो है 10 से 15 साल की उम्र में परसिपिटेटिंग कोई इवेंट होता है, कोई इम्यूनोलॉजिक ओवर्ट एबनॉर्मलिटी हो जाती है, या फिर इंसुलिन का नॉर्मल रिलीज़ होता है, या मतलब कोई या ऐसा इवेंट होता है। वैसे अभी इंसुलिन का रिलीज़ नॉर्मल ही है, तो अभी जो थोड़ा बहुत बीटा सेल का मास देखिए कम हुआ है। ठीक है, फिर क्या होगा 15 से 20 साल की उम्र में प्रोग्रेसिव हमारे इंसुलिन का जो है लॉस, वो रिलीज़ का जो है वो लॉस होता जाएगा, कम होगी रिलीज़, लेकिन अभी भी ग्लूकोज नॉर्मल है, लेकिन अभी भी मतलब ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल है, लेकिन अभी थोड़े बहुत जो है बीटा सेल का मास कम और ज़्यादा हुआ है। देन 20 से 25 साल की उम्र में ओवर डायबिटीज़ होगी जिसमें सिग्निफिकेंटली बीटा सेल मास कम हो चुका है। तो कह रहा है कि क्लासिक जो मैनिफेस्टेशंस होती है ना डिजीज़ की, टाइप 1 डायबिटीज़ की, जैसे कीटोएसिडोसिस हो गया, तो ये लेट इन द कोर्स होंगी आफ्टर मोर देन 90%, जब तक कि बीटा सेल डिस्ट्रॉयस हो जाए, उसके बाद कीटोएसिडोसिस होती है।
तो जिस तरह मोस्ट ऑटोइम्यून डिजीज़ में था, पैथोजेनेसिस टाइप 1 डायबिटीज़ की इन्वॉल्व करती है कि इसमें भी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ आइडेंटिफाई किया है तकरीबन 20 ससेप्टिबिलिटी लोकाई को फॉर द टाइप 1 डायबिटीज़। इनमें जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है क्लास 2 MHC यानी HLA-DR जीन्स की ज़्यादातर एसोसिएशन है। 90 से 95% जो वाइट पेशेंट्स होते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको HLA-DR3 हो या DR4 होगा या दोनों, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट विथ अबाउट 40% ऑफ द नॉर्मल सब्जेक्ट एंड 40 to 45% ऑफ पेशेंट विथ DR3 या DR4 हेट्रोजाइगोट्स। 40 से 50% इस तरह के हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट विद द 5% ऑफ द नॉर्मल सब्जेक्ट्स। यानी जहाँ पे 5% नॉर्मल है, जिनको DR3 DR4 हेट्रोजाइगोट है वो 5% नॉर्मल है, तो 40 से 50% डायबिटिक है। इसी तरह HLA-DR3 या DR4 की अगर उनको है मतलब वो म्यूटेशन है, तो उनमें 90 to 95% को डायबिटीज़ होगी, लेकिन सिर्फ 40% जो है इस तरह के नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो ऑफ नोट हाउएवर मोस्ट जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस तरह के HLA एलील्स को इनहेरिट करते हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं भी होती। तो ये इंडिकेट करता है कि इस तरह के जीन्स ना कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ को, लेकिन ये देमसेल्व्स उसका कॉज नहीं बन रहे ये जीन्स, ठीक है। तो सेवरल जो नॉन HLA जीन्स हैं ये भी ससेप्टिबिलिटी बढ़ा देते हैं टू द डायबिटीज़ टाइप 1, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है विद इन द जीन इनकोडिंग द इंसुलिन इटसेल्फ, उसमें मतलब पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा, एज वेल एज CTLA4 एंड PTPN22, इसमें भी मतलब आ सकती हैं एल्ट्रेशंस। तो जैसे हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया कि CTLA4 जो है ये इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है हमारे T सेल्स का, और PTPN22 जो है ये प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज है। दोनों जो है ना हमारे टी सेल के रिस्पॉन्स को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म जो इंटरफेयर करें इनके फंक्शनल एक्टिविटी के साथ, वो एक्सपेक्ट हुए हैं कि वो सेट करें स्टेज फॉर एक्सेसिव टी सेल एक्टिवेशन, क्योंकि इनहिबिट नहीं हो रहा तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म इंसुलिन जीन के अंदर अगर आ जाता है तो वो एक्सप्रेशन जो है उसको कम कर सकता है, इसका एक्सप्रेशन थाइमस के अंदर। तो थस ये रिड्यूस करेगा एलिमिनेशन ऑफ द टी सेल्स रिएक्टिव विथ दिस सेल्फ प्रोटीन, यानी अपने ही सेल के सेल्फ प्रोटीन्स के साथ जो टी सेल्स रिएक्ट करते हैं उनकी एलिमिनेशन जो है वो कम हो जाएगी, नहीं हो पाएंगे कम। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जीन जो है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म आ गया है, ठीक है। तो थाइमस से इस तरह के टी सेल्स रिमूव नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा एडिशनल एविडेंस जो सजेस्ट करता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें स्पेशली कुछ इन्फेक्शंस जो है ना वो टाइप 1 डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपने याद रखना है कि सर्टेन वायरसेस हैं, मम्प्स, रूबेला, कॉक्सेकी बी वायरस, और पार्टिकुलरली ये इनिशिएट कर सकते हैं ट्रिगर्स को, परहैप्स क्योंकि कुछ वायरल एंटीजेंस जो है ना ये मिमिक करते हैं बीटा सेल के एंटीजेंस को, तो ये लीड करेंगे बाय स्टैंडर्ड डैमेज टू द आईलेट्स को जाके फिर डैमेज करवा देगा, लेकिन ये आइडिया कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश अभी तक नहीं हुआ। More recent advances in elucidating the environmental contribution to the pathogenesis of type 1 diabetes have come from studies of the human microbiome. Studies in the diabetic children have shown for intestinal dysbiosis, ठीक है, डायबिटिक चिल्ड्रन में इंटेस्टाइनल डिस्बायोसिस का एविडेंस मिला, यानी कि उनके जो यूजुअल कमेंसल फ्लोरा है उनके कंपोजिशन चेंज हुई है। साथ में जो है माइक्रोबायोम की जो डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो गई है, और बैक्टीरियल स्पीशीज़ की एबंडेंस भी कम हो गई है ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ सब क्लिनिकल टू क्लिनिकल स्टेज ऑफ द डिजीज़, यानी जब सब क्लिनिकल से डिजीज़ क्लिनिकल की तरफ गई है। तो वेदर ये जो है ये कॉज बनी है या ये कॉन्सिक्वेंस है, यानी इसकी वजह से जो है हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, ये अभी तक अनक्लियर है। देन कह रहा है कि फंडामेंटल जो इम्यून एबनॉर्मलिटी टाइप 1 डायबिटीज़ में वो है फेलियर हो जाए सेल्फ टॉलरेंस का हमारे टी सेल्स में, स्पेसिफिक फॉर द बीटा सेल एंटीजन, ठीक है। टॉलरेंस का प्रोसेस होता है ना, हम पढ़ के आए हैं थाइमस में, तो अपने ये बीटा सेल के जो एंटीजेंस हैं उनके लिए सेल्फ टॉलरेंस का फेलियर हो जाए, ठीक है। तो ये भी डायबिटीज़ टाइप 1 में एबनॉर्मलिटी मिलती है। तो अब ये जो फेलियर है टॉलरेंस का, ये सम फॉर्म ऑफ डिफेक्टिव क्लोनल डिलीशन के कॉम्बिनेशन के साथ, डिफेक्टिव क्लोनल डिलीशन हो रही है हमारे सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स की इन द थाइमस, ठीक है, सही से डिलीशन नहीं हो पाई, और इसके अलावा प्लस कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो गई हैं रेगुलेटरी टी सेल्स की, ट्रैग्स जिसको हम कहते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है, ये ट्रैग्स नॉर्मली हमारे इफेक्टर टी सेल रिस्पॉन्स को डैम्पन करते हैं, तो उनका इफेक्ट डैम्पन नहीं हो पा रहा,
तो इस तरह की कॉम्बिनेशन की एबनॉर्मलिटीज़ भी हमें मिलती हैं। तो एक जो कॉन्सिक्वेंस है लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस का, वो है कि अब लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, लॉस हो गई है, तो उसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी हमारे बीटा सेल के एंटीजेंस के अगेंस्ट। तो उसमें इंसुलिन और बीटा सेल एंजाइम ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज आ जाता है, जो कि 70 to 80% ऑफ द पेशेंट के ब्लड में हमें डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, इनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ये जो है मेन एंटीजेंस हैं जिनके अगेंस्ट बनेंगी। तो रेयर केसेस में जिनमें पैनक्रियाटिक लीजन्स जो है उनको हम एग्जामिन करते हैं, हमने एग्जामिन किया होता है अर्ली इन द डिजीज़ प्रोसेस, उसमें हमें आईलेट जो है वो नेक्रोसिस शो करेंगे बीटा सेल्स की, और उनके लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी हो जाएगी, जिसको हम सो कॉल्ड इंसुलिनाइटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्रोसिस और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। तो ये इंसुलिनाइटिस हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट हुई पैथोजेनेसिस टाइप 1 की। नेक्स्ट आता है टाइप 2 डायबिटीज़ की पैथोजेनेसिस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ हेट्रोजेनस है, मल्टीफैक्टोरियल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, जो कि इन्वॉल्व करती है इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स और इन्फ्लामेशन। तो अनलाइक द टाइप 1 डायबिटीज़ हाउएवर इसमें हमें कोई भी ऑटो इम्यून बेसिस का एविडेंस नहीं मिलता। दो डिफेक्ट्स जो कैरेक्टराइज हुए हैं टिपिकल टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो है नंबर 1 कि पेरिफेरल जो हमारे टिश्यूज़ है ना, उनकी जो इंसुलिन के साथ रिस्पॉन्सिवनेस है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, यानी उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। और दूसरा हमारे बीटा सेल का डिसफंक्शन, जो कि मैनिफेस्ट हुआ है कि इंसुलिन की सिक्रीशन ही कम हो जाएगी इन द फेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, रेजिस्टेंस भी है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हुआ है, तो बीटा सेल्स का भी डिसफंक्शन हो जाएगा, इस वजह से सिक्रीट नहीं कर पाएंगे इंसुलिन को। तो 20.23 में यहाँ पे पूरा जो है डायबिटीज़ टाइप 2 की डेवलपमेंट दिखाई गई है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस के साथ में एसोसिएट होती है असल में ओबेसिटी के साथ। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है ना, ये ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड है, और ये इंड्यूस्ड हुई है एडिपोकाइंस की वजह से, फ्री फैटी एसिड्स और क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन द एडिपोज टिश्यू। पैनक्रियाटिक हमारे जो बीटा सेल्स हैं, ये कंपनसेट करेंगे फॉर द इंसुलिन रेजिस्टेंस। कैसे कि ये इंसुलिन की हाइपर सिक्रीशन करवा देंगे। हाउएवर कुछ पॉइंट पे जो बीटा सेल की कंपनसेशन है वो फॉलो होगी कि फिर बीटा सेल का फेलियर हो जाएगा। ठीक हो गया। और डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो इंश्योर करेगी, यानी वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा सिक्रीट करके कि उनका फेलियर हो जाएगा। देन कह रहा है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है ये प्रीडेट करती है डेवलपमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, और यूजुअली अकम्पनी हुई है बाय द कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपर फंक्शन, जो हमने देखा कि वो हाइपर फंक्शन शो करेगा और हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है अर्ली स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डायबिटीज़ में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपने याद रखना है, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया और डाइटरी हैबिट्स अनइक्विवोकली प्ले करती है रोल, जो कि डिस्क्राइब हुआ है इन द सब्सिक्वेंट डिस्कशन ऑफ द एसोसिएशन विद ओबेसिटी। आगे हम देखेंगे। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स पे आपने याद रखना इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एविडेंस हुए हैं बाय द कंकॉर्डेंस रेट ऑफ 80% to 90% इन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो कि इवन ज़्यादा है फॉर द टाइप 1 डायबिटीज़। अप्रोक्सीमेटली 50% कंकॉर्डेंस रेट है ट्विंस के अंदर। तो ये सजेस्ट करता है कि परहैप्स इवन लार्जर जेनेटिक कंपोनेंट हमें टाइप 2 डायबिटीज़ में मिलता है। एडिशनल एविडेंस जो है जेनेटिक बेसिस का, वो इमर्ज हुआ है फ्रॉम द रीसेंट लार्ज स्केल जिनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया डजन्स ऑफ ससेप्टेबल लोकाई को, उसको हम कहते हैं डायबिटोजेनिक जीन्स। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया है। तो अनलाइक द टाइप 1 डायबिटीज़ जो हमने डिस्कस की, यहाँ पे जो ये डिजीज़ है ये लिंक नहीं है टू द जीन्स इन इम्यून टॉलरेंस, उन जीन के साथ लिंक नहीं है, एंड द रेगुलेशन वाले जीन्स लाइक HLA, CTLA4। इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा समझते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस डिफाइंड हुई है कि हमारे जो टारगेट टिश्यूज़ है ना, वो इंसुलिन को नॉर्मली रिस्पॉन्ड ना करें, उनका फेलियर हो जाए टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। लिवर हो गया, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, यही मेजर टिश्यूज़ हैं जहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादातर होती है। मैनिफेस्ट करेगी किस तरह? एक तो हमारे एंडोजीनियसली ग्लूकोज की प्रोडक्शन फेल हो जाएगी, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो लिवर में होती है ना, वो फेल हो जाएगी, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो है वो हाई फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मिलेगा। तभी डायबिटिक्स में फास्टिंग में भी हमें ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज मिल रहा है, क्योंकि लिवर में ग्लूकोज स्टोर नहीं हो रहा है एंडोजीनियसली, वो इनहिबिट हो गई है। दूसरा जो है एबनॉर्मली लो ग्लूकोज अपटेक हो रहा है। ठीक है, और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्केलेटल मसल्स में भी लो हो रही है खाना खाने के बाद।
तो ये कंट्रीब्यूट करेगा कि पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ी हुई होती है डायबिटीज़ में, हाई होती है, वो उसकी वजह यही है कि मसल्स में भी जो है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं हो रही और ग्लूकोज का अपटेक भी एबनॉर्मल हो रहा है। तीसरा है कि फेलियर हो जाए टू इनहिबिट द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है ना एंजाइम, वो फेल हो जाएगा टू, मतलब उसको हम इनहिबिट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से जो है सर्कुलेशन में फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करता है ना हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, तो फैटी एसिड फिर ब्रेक डाउन होकर ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे, जो हम आगे देखेंगे कि किस तरह ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को और ज़्यादा एग्जेबरेट करता है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस को साथ में समझते हैं। कुछ फैक्टर्स प्ले करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, लाइक जैसे ओबेसिटी हो गया। तो ओबेसिटी की जो एसोसिएशन है टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ ये रिकॉग्नाइज हुई है फॉर डिकेड्स, जिसमें जो विजरल ओबेसिटी आपने याद रखना है बहुत ही कॉमन है इन मेजॉरिटी ऑफ द अफेक्टेड पेशेंट। ठीक है, विजरल ओबेसिटी जो हमारे एब्डोमेन के इर्द गिर्द जो है वो टाइम के साथ जो है वो डेवलप हो जाती है। बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह हो, अल्कोहल यूज़ हो या पुअर ईटिंग हैबिट्स हो, तो एब्डोमेन रीजन में जो एक्यूमुलेट होता है फैट उसको हम विजरल ओबेसिटी कहते हैं, तो उसमें डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो सिंपल ओबेसिटी में प्रेजेंट होगी, यानी अगर सिर्फ जो है इवन सिंपल ओबेसिटी हुई है, अगर साथ में हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद हो सकती है। तो ये इंडिकेट करता है फंडामेंटल एबनॉर्मलिटी इंसुलिन की सिग्नलिंग के अंदर फैट की एक्सेस की वजह से। ठीक है, इसकी सिग्नलिंग नहीं हो पा रही। तो टर्म जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, ये अप्लाई की गई है टू द कॉन्स्टलेशन ऑफ फाइंडिंग जो कि डोमिनेट हुई है बाय द विजरल ओबेसिटी अकम्पनीड बाय द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, विजरल ओबेसिटी हुई, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज की इंटॉलरेंस भी हो रही है और कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर लाइक हाइपरटेंशन और एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल मिले, तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इंडिविजुअल जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो उनको ज़्यादा रिस्क है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। ठीक है, ये सारे जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले अगर सिम्टम्स हैं, तो ये इट इज़ नॉट ओनली द एब्सोल्यूट अमाउंट बट आल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट कितनी है, अमाउंट के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इसका जो है ना इफेक्ट होता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी पे। यानी सेंट्रल जो मैंने आपको कहा एब्डोमिनल फैट जो है ना, ये ज़्यादा लाइकली है कि ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड हो बनस्पत पेरिफेरल जैसे कि ग्लूटियल एंड सबकुटेनियस ओबेसिटी। तो ओबेसिटी जो है ये एडवर्सली हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को अफेक्ट करती है न्यूमरस वेज में। बहुत से तरीके हैं किस तरह अफेक्ट करती है ओबेसिटी। इस फिगर में देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है सारा कि किस तरह ओबेसिटी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा रही है और अफेक्ट कर रही है इंसुलिन की सेंसिटिविटी। ठीक है, ये सारा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो कह रहा है इसके बाद कि एक्सेस फ्री फैटी एसिड्स। देखिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इनवर्स को रिलेशन बिटवीन द फास्टिंग प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स और इंसुलिन सेंसिटिविटी के दरमियान एक इनवर्स को रिलेशन है। लेवल जो होता है ना इंट्रासेल्युलर ट्राइग्लाइसराइड का, वो बहुत ज़्यादा मार्कली बढ़ जाता है मसल के अंदर और लिवर के अंदर ओबीस इंडिविजुअल्स में। क्यों? क्योंकि प्रेजुमेबली उनमें एक्सेसिव सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हैं जो कि इस तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो टेकअप कर लेते हैं। सेंट्रल जो हमारे एडिपोज टिश्यू है वो ज़्यादा लाइपोलाइटिक होता है बनस्पत पेरिफेरल एडिपोज टिश्यू के, जो कि माइट एक्सप्लेन करता है पार्टिकुलरली डेलीटेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेंट्रल पैटर्न ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो लाइपोलाइटिक ज़्यादा है। इंट्रासेल्युलर हमारे ट्राइग्लाइसराइड प्रोड्यूस करेंगे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को, सॉरी हमारे इंट्रासेल्युलर जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं और फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट्स हैं ये पोटेंट इनहिबिटर्स होते हैं हमारी इंसुलिन की सिग्नलिंग के, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रही है, एक्वायर्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट आ रही है। ठीक है, ये ट्राइग्लाइसराइड की वजह से और फैटी एसिड। देन है एडिपोकाइंस, ये किस तरह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर रहा है, इम्पेक्ट कर रहा है। एडिपोज टिश्यू जो है वो मेयरली एक पैसिव स्टोरेज डिपोट नहीं है फॉर द फैट, ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द मेटाबॉलिक स्टेटस। अब वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन में इसी एडिपोज टिश्यू की वजह से, जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं उनको हम कलेक्टिवली एडिपोकाइंस कहते हैं, यानी एडिपोज साइटोकाइंस भी कह सकते हैं। अब कुछ जो है हाइपरग्लाइसीमिया को प्रोमोट करते हैं, बाकी जिस तरह लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन है ये ब्लड से ग्लूकोज को कम कर देते हैं। ठीक है, इन पार्ट बाय इंक्रीजिंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी। कैसे करेंगे? मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी को हमारे पेरिफेरल टिश्यू में बढ़ा देंगे ये लेप्टिन वगैरह और ब्लड से ग्लूकोज को कम करते हैं। तो एडिपोनेक्टिन के लेवल जो है वो हमारे ओबेसिटी में अब कम हो जाएंगे तो फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी।
क्योंकि ये क्या कह रहे थे, ब्लड से ग्लूकोज को कम करने, कैसे कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी पेरिफेरी में बढ़ा रहे थे। अब यही नहीं रहेंगे तो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी पेरिफेरी में, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसके अलावा इन्फ्लामेशन का भी रोल होता है। याद रखिएगा कि ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स इन्फ्लामेशन इमर्ज हुई है इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अब ये नोन हुआ है कि परमिसिव इन्फ्लामेटरी मिल्यू, जो कि प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन से मीडिएट होता है, जो सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लाइक फ्री फैटी एसिड्स, तो ये रिजल्ट करेगा बोथ पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस और बीटा सेल का डिसफंक्शन भी करवा देगा, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। अब बहुत ज़्यादा फ्री फैटी एसिड हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर और बीटा सेल्स के अंदर एक्टिवेट कर देंगे इन्फ्लामाजोम को, जो कि मल्टी प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स है और सिक्रीशन करवाती है साइटोकाइन इंटरल्यूकिन की, इंटरल्यूकिन 1 बीटा की। इंटरल्यूकिन 1 बीटा क्या करेगा, इसकी सिक्रीशन करवा रहा है ना ये इन्फ्लामाजोम। इंटरल्यूकिन 1 बीटा जो है ये, यानी इन्फ्लामाजोम जो है वो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 बीटा की सिक्रीशन करवाता है। कैसे करवाता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है बाय द फ्री फैटी एसिड विद इन द मैक्रोफेजेस एंड बीटा सेल्स। तो अभी इंटरल्यूकिन 1 बीटा जाके स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन एडिशनल प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की हमारे मैक्रोफेजेस से, आइलेट्स से और बाकी सेल्स से, और इंटरल्यूकिन 1 को भी एज वेल एज बाकी साइटोकाइंस को भी जो है प्रोमोट करेगा इंसुलिन की रेजिस्टेंस। यानी यही इंटरल्यूकिन 1 बीटा और इनसे जो सिक्रीट होंगे बाकी साइटोकाइंस, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को प्रमोट करेंगे और पेरिफेरल टिश्यूज़ में भी। तो थस एक्सेस जो फ्री फैटी एसिड्स हैं ये हमारी इंसुलिन की सिग्नलिंग को डायरेक्टली भी इम्पीड करते हैं एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू द रिलीज ऑफ दीज साइटोकाइंस इम्पीड करेंगे, ठीक है, इंसुलिन की सिग्नलिंग को। दैट्स इट। पैथोजेनेसिस पूरी में हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस देखी, ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड नेक्स्ट आता है बीटा सेल डिसफंक्शन। तो वाइल इंसुलिन की रेजिस्टेंस बाय इटसेल्फ जो है वो करवा सकती है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, लेकिन बीटा सेल का डिसफंक्शन जो है ना बहुत इसेंशियल कंपोनेंट होता है ओवर डायबिटीज़ की डेवलपमेंट में। बीटा सेल का फंक्शन एक्चुअली अर्ली डिजीज़ में बढ़ जाएगा, ठीक है। मोस्ट पेशेंट जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 है, मेनली क्यों बढ़ा है इसका फंक्शन, क्योंकि कंपनसेटरी मेजर की तरह टू काउंटर द इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई ना, उसको काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस में जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा इंसुलिन, फिर आखिर में फिर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो है इनका कंपनसेटरी फंक्शन बढ़ गया है ताकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस को काउंटर किया जा सके और यूग्लाइसीमिया मेंटेन किया जा सके। इवेंचुअली हाउएवर बीटा सेल अनेबल रहेंगे टू अडेप्ट टू लॉन्ग टर्म डिमांड्स ऑफ द पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, और हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेजेस जो है वो हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेट गिव्स वे टू अ स्टेट ऑफ रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक है, देन वो स्टेट आ जाएगी जिसमें ये एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। अब सेवरल मैकेनिज्म इम्प्लीकेट हुए इन कॉजिंग द बीटा सेल डिसफंक्शन इन द टाइप 2 डायबिटीज़। कौन से मैकेनिज्म है, एक तो बहुत ज़्यादा जो फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे हमारे बीटा सेल के फंक्शन को और एटीन्यूएट करेंगे इंसुलिन का रिलीज, इसको हम कहते हैं लाइपोटॉक्सिसिटी। दूसरा क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, ग्लूकोटॉक्सिसिटी की वजह से बीटा सेल डिसफंक्शन होगा। एबनॉर्मल इंक्रेटिन इफेक्ट की वजह से, तो उसकी वजह से सिक्रीशन कम होगी हार्मोन्स की जो इंसुलिन के रिलीज़ को प्रमोट करते हैं, हमने पहले डिस्कस किया। तो उसका रिलीज़ नहीं हो रहा इंसुलिन का, क्यों नहीं प्रमोट हो रहा, क्योंकि उन हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो रही है जो इंसुलिन के रिलीज़ को प्रमोट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल इंक्रेटिन इफेक्ट हो रहा है। एमाइलॉइड रिप्लेसमेंट हो जाए आइलेट्स की, ये ज़्यादातर मोर देन 90% डायबिटिक आइलेट्स में मिलती है। मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि अमाइलॉइड रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अब ये अनक्लियर है कि वेदर ये अमाइलॉइड कॉज बनी है या इफ़ेक्ट है इस बीटा सेल के बर्नआउट का, ठीक है, इसकी वजह से बर्नआउट हुआ है या इसके बाद जो है बर्नआउट के बाद या अमाइलॉइड डिपॉजिट हुआ, अभी तक अनक्लियर है। इसके अलावा पोलीमॉर्फिज्म ये भी एसोसिएटेड होता है विद इंक्रीज लाइफ टाइम रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ इन द जीन्स दैट कंट्रोल द इंसुलिन सिक्रीशन, उन जीन्स में अगर पोलीमॉर्फिज्म आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक मॉडी, यानी कि मोनोजेनिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है ये जेनेटिकली कॉम्प्लेक्स है और डिस्पाइट द एसोसिएशन विद मल्टीपल ससेप्टिबिलिटी लोकाई, कोई भी सिंगल जीन डिफेक्ट यानी म्यूटेशन अकाउंट कर सकती है प्री डिस्पोजिशन ऑफ दीज डिजीज़, ठीक है, प्री डिस्पोज कर सकती है टू दीज डिजीज़। मतलब कोई भी सिंगल लोकाई इसमें नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, मल्टीपल ससेप्टिबिलिटी लोकाई की एसोसिएशन होती है।
याद रखिएगा। बाय कंट्रास्ट जो मोनोजेनिक फॉर्म्स होती हैं, अच्छा ये सब जो है टाइप 1 और टाइप 2 में हो रहा था। अब जो मोनोजेनिक फॉर्म्स होती हैं डायबिटीज़ की, जो हम टेबल में देखेंगे, ये अनकॉमन एग्जांपल्स हैं डायबिटीज़ की, जो कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से होती हैं, जो सिंगल जीन में आ जाए, तो तभी इसको मोनोजेनिक कह रहे हैं। तो इस टेबल में देखिए डिफरेंट हमने जो फॉर्म्स डिस्कस की। लेकिन कह रहे हैं कि मोनोजेनिक कॉजेज़ डायबिटीज़ के उसमें आ जाता है कि कोई प्राइमरी डिफेक्ट हो बीटा सेल के ही फंक्शन में और इंसुलिन के रिसेप्टर सिग्नलिंग के अंदर। मोनोजेनिक डायबिटीज़ क्लासीफाई की गई है एज ऑफ ऑनसेट के हिसाब से, कंजेनाइटल अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ जो नियोनेटल पीरियड में मैनिफेस्ट करेगी, और दूसरी मेचोरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, जिसको हम मॉडी कहते हैं, ठीक है। ये डेवलप करेगी बियॉन्ड द नियोनेटल पीरियड, लेकिन ज़्यादातर 25 ईयर्स ऑफ एज से पहले। अब कुछ जो अंडरलाइन कॉजेज़ हैं कंजेनाइटल डायबिटीज़ के, उसमें म्यूटेशन आ जाती है इंसुलिन जीन के अंदर इटसेल्फ, और म्यूटेशन आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, जिसकी वजह से सिंड्रोम होगा मैटरनली इनहेरिटेड डायबिटीज़ का, और बायलैटरल डेफनेस होगी, जिसको हम मैटरनल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बीइंग अ साइन क्वा नॉन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। बायलैटरल डेफनेस जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन हो गई, जो मैटरनल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के साथ प्रेजेंट कर रही है। रेयर इंस्टेंसेस में इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं ना, उनकी म्यूटेशन जो है अफेक्ट करेगी हमारे रिसेप्टर, मतलब जो रिसेप्टर के सिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है, इंसुलिन की बाइंडिंग को और डाउन स्ट्रीम सिग्नल ट्रांसडक्शन को, तो वो भी सीवियर किस्म की इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा सकती है, जो अकम्पनी होगा हाइपर इंसुलिनीमिया के साथ। यानी इंसुलिन बेशक बढ़ा हुआ होगा लेकिन रिसेप्टर्स क्योंकि जो है वर्क नहीं कर रहे। अब फिर हाइपर इंसुलिनीमिया क्यों हुआ है? क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन नहीं हो पा रही, तो उनमें मतलब जो है जिसमें सिंथेसिस, बाइंडिंग, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग ये सब हो रहे हैं, तो सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस में साथ में हाइपर इंसुलिनीमिया होगा और कंजेनाइटल डायबिटीज़ हो सकती है। इन कंट्रास्ट जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ थी, मॉडी ऑफ यंग एज, ये अब क्यों कॉज होती है? जब म्यूटेशन आ जाए जीन्स में जो इनकोड करते हैं उन फैक्टर्स को जो बीटा सेल के फंक्शन को ड्राइव करे, इस तरह के फैक्टर्स में म्यूटेशन आ जाए। तो इस टेबल में हमने वो देखे डिफरेंट कॉजेज़, जिसमें मॉडी और इंसुलिन जीन म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए बीटा सेल के फंक्शन में, तो इस वजह से ये मॉडी होता है। और एटलीस्ट सुपरफिशियली ये रिजेंबल